ध्यान दो सर, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सर 3 मेथड है, 3 मेथड याद होना चाहिए, तब नेशनल इनकम के क्वेश्चन बनेंगे, पहली चीज। दूसरा, प्रिकॉशन से थ्योरी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। आजकल और के सेंस में देते हैं लोग, प्रैक्टिकल भी देते हैं, प्रिकॉशन भी देते हैं। आपको प्रिकॉशन याद होना चाहिए। प्रिकॉशन अपनी बुक में जो दिया हुआ है वो कंपैरिजन के फॉर्म में दिया हुआ है सर, मैं आपको नीचे बताऊंगा। पहले अपन सर पहले मेथड से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, 4 नाम है इसके। पहला क्या है? वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। सर इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एग्जांपल क्या याद रखोगे? वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, एग्जांपल रॉ मटेरियल। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट में दो बातें हो सकती है, या तो पूरा माल बिका या तो पूरा माल नहीं बिका। पूरा माल बिका तो आप क्या ले लोगे? सेल ऑफ एंटायर आउटपुट, ठीक है। और अगर पूरा माल नहीं बिका तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालोगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इससे फिर हम क्या माइनस करते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमारा आ जाता है सर ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड हम तीनों सेक्टर से लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कौन सा होता है? सेकेंडरी, टर्शरी। तीनों सेक्टर से ऐड किए तो हमारा क्या आ गया? जी से एन में जाने के लिए, डी से एन में आने के लिए, आराम से डी से एन में आने के लिए प्लस एन एफ आई ए, एमपी से एफ सी जाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो हमारा क्या आ जाएगा? एन एन पी एफ सी। क्रिस्टल क्लियर? एक बार वापस बोलेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होगा सर? सेल ऑफ एंटायर स्टॉक, ठीक। दूसरा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? सर वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या माइनस करते हैं? सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, मतलब एग्जांपल रॉ मटेरियल, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये तीनों सेक्टर से ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐड किए तो क्या आएगा? जीडीएमपी। सर जी से एन में जाने के लिए, डी से एन में आने के लिए प्लस एन एफ आई ए, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो हमारा क्या आ गया? एनएनपी एफ सी। क्या यही हमारी नेशनल इनकम? यस सर। इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की दिक्कत सर ये एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स का लिखने को आता है सर। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसा आता है, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बताना रहता है, और नीचे सर डबल काउंटिंग को अवॉइडेंस करने के 2 तरीके भी बताने रहते हैं सर। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कब होती है सर? जब एक गुड्स को हम 2 बार नेशनल इनकम में काउंट कर ले। सर ये 2 बार काउंट करने की दिक्कत कब होती है? सर जब ये क्लियर ना हो कि कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट है और कौन सा फाइनल है, तभी होता है सर कि हम कोई भी गुड्स को 2 बार काउंट कर लेते हैं। तो सर कोई भी गुड्स जब डबल काउंटिंग होती है तो उससे हमारी जीडीपी बढ़ जाती है। और एग्जाम में अगर सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग लिखने को आया, 3 या 4 मार्क्स का आया, ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, यही एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर आपकी बुक्स में यही एग्जाम्पल दिया हुआ है और सर जन्मों से यही चला रहा है, आपको ये लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। और सर अगर ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आपको हटाना है तो इसको हटाने के 2 तरीके सर। पहला क्या करेंगे अपन? फाइनल आउटपुट, डायरेक्टली फाइनल ले लो सर जो फाइनल में चल रहा है आउटपुट। और दूसरा क्या करेंगे? वैल्यू एड। सर हर बार जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है ना सर, उतना वैल्यू एडिशन लेते जाओ। समझ आई बात? ध्यान रखना सर। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कब होता है सर? जब कोई भी गुड्स को हम 2 बार काउंट कर ले। 2 बार काउंट कब हो सकते हैं? जब हमें ये क्लियर ना हो, लिखो उसको बाजू में लिखो सर। जब अच्छा लिखा हुआ तो है सर, हम जब डिफाइन ना कर पाए कि कौन से गुड्स इंटरमीडिएट है और कौन से फाइनल है, तब डबल काउंटिंग होती है सर। एग्जाम्पल लिख के आना अगर ये एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का आया तो, ठीक है, भूलना मत, ठीक। सर डबल काउंटिंग की दिक्कत को दूर करने के 2 तरीके। पहला क्या है? फाइनल आउटपुट मेथड, जिसमें हम फाइनली जो रहेगा आउटपुट की वैल्यू वो ले लेंगे। दूसरा क्या है? हर एक स्टेज में जितना वैल्यू एडिशन हुआ है सबको लेंगे सर, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड क्या है? इनकम मेथड, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। सर सभी लोग अपनी बुक में इसके बीच में प्लस बनाएंगे सर, जितने लोग नहीं बनाए वो सब बना लेंगे। सबसे पहला बातचीत नहीं सर, सबसे पहला क्या दिया हुआ है?
कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, इसके अंदर सबसे पहला क्या है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा क्या क्या आएगा? कार, रेंट्री, एकोमोडेशन। तीसरा क्या है? लिखो बाजू में, एम्प्लॉय वाला नहीं लेना है, ऐसे ही लिखो हिंदी में, एम्प्लॉय वाला नहीं लेना है। ठीक है, लिख के रखो, एम्प्लॉय वाला नहीं लेना है, फिर एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे सर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है? पेंशन ऑन रिटायरमेंट। कौन सी पेंशन नहीं लेना है? ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, बाकी सब पेंशन अपन इंक्लूड करेंगे। फिर प्लीज, फिर हमने ये बोला था सर, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दिया हुआ है और नीचे में चारों में से एक दिया हुआ है, तो कौन सा लोगे? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। याद रखना सर, मेन हेड ले लिए तो उसके अंदर की चीजें नहीं छूना। ठीक है, अंदर की चीजों से मतलब नहीं होता। ये जो बाकी के दो मेथड है ना, ये वाला और एक्सपेंडिचर, गलती यही होगी सर, इसके अलावा कोई और गलती हो ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इनकम मेथड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां पर हमें सब चीजें ऐड करनी होती है सर, सिर्फ ऐड करनी होती है। तो गलती ये होती है कि वो एग्जाम में हेडिंग भी देगा और अंदर का भी एक आइटम देगा, आप सब चीज ऐड करने के चक्कर में पूरा ऐड मत कर देना, बैंड बच जाएगी। दूसरा क्या है सर? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अंदर क्या क्या आएगा? प्रॉफिट के अंदर तीन है सर, ध्यान रखना, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग भी बोलेगा सर। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग भी बोलेगा, ध्यान रखना सर। रेंट दिया रहेगा, रॉयल्टी दिया रहेगा तो भी लोगे सर। इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है सर, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है और डिविडेंड दिया है, तो क्या डिविडेंड लूं? नहीं सर। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है और सर प्रॉफिट दिया है, क्या लूं? सर रेंट दिया है और डिविडेंड दिया है, क्या लूं? आराम से रिपीट कर रहा हूं, वापस रिपीट करता हूं, तीसरा वाला क्या बोला? रेंट दिया हुआ है और डिविडेंड दिया हुआ है, क्या डिविडेंड लूं? यस सर, लेंगे ना सर, क्यों नहीं लेंगे? रेंट पे थोड़ी कहते हैं सर डिविडेंड। ध्यान रखना सर, ये गलती होने के स्कोप है एग्जाम में, यही जगह है सर जहां के फंसोगे, बाकी कोई ऐसी जगह नहीं है सर। अगला दिया हुआ है अर्निंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर मिक्स्ड इनकम के नाम से जाना जाएगा सर। तो सर सबसे पहला हेडिंग क्या है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। इसके अंदर चार चीजें, पहला, दूसरा, तीसरा, एम्प्लॉय का लूं, चौथा, कौन सी नहीं आएगी? प्लस, दूसरा क्या है? इसके अंदर क्या क्या आएगा? रेंट के साथ रॉयल्टी दिया रहेगा तो लूंगा सर, रेंट के साथ अगर रॉयल्टी दिया रहेगा तो लेना है सर। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर तीन चीजें, पहला सर प्रॉफिट दिया रहेगा तो कॉर्पोरेट टैक्स लूंगा सर। ऐड करने के बाद लास्ट क्या है? अर्निंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर मिक्स्ड इनकम। तो इन सब को ऐड करके हमारा क्या आता है? डी से एन में जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस एन एफ आएगी। क्लियर? तो हमारी नेशनल इनकम आई। तीसरा मेथड क्या है सर? एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। सर इसमें भी प्लस का साइन बीच में। सबसे पहला दिया हुआ है सर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो लोगों का, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। ध्यान रखना सर, दो लोगों का, किनका किनका? प्राइवेट और गवर्नमेंट। सर उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एग्जाम में इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के नाम से भी बोल सकता है सर, हड़बड़ाना मत, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम है सर, सब चीजें बता रहा हूं, इसके बाद एग्जाम वाले टाइम आके मत पूछना सर कि अब बताओ इसका क्या मतलब है, अभी सब चीजें नोट कर लो सर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सर, एग्जाम में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता है सर। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें, पहला क्या है? चेंज इन स्टॉक, कैसे निकालते हैं? दूसरा क्या है सर? ये एग्जाम में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकता है सर। ठीक है, ध्यान रखना सर। उसके बाद इसके अंदर तीन चीजें, पहला गवर्नमेंट या पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा, तीसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट,
एकदम ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, एकदम ध्यान रखना सर, एकदम ध्यान, पूरा ध्यान, नहीं तो बहुत फंसोगे सर। एग्जाम में अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो दोनों में डिफरेंस किसका है? डेप्रिसिएशन, याद रखना। और जितने लोगों को लिख के रखना लिख के रख लो सर, यही सब कीवर्ड्स है, यही सब नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंट बातें हैं। और क्या होता है नेशनल इनकम में? यही चीजें खास है, यही इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। क्रिस्टल क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर, ध्यान दो सर, प्लीज प्लीज। उसके बाद अगला सर, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो क्या मैं ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लूंगा? नहीं सर, मेन हेडिंग आ गई, अंदर की चीज नहीं लेना। हमेशा याद रखना है, हेडिंग आ गई अंदर की चीज नहीं लेना है, हेडिंग आ गई अंदर की चीज नहीं लेना है, एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए सर, ब्लड में बैठा होना चाहिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब टफेस्ट क्वेश्चन जो बनेगा इस मेथड से, सबसे मेथड से बेहतरीन क्वेश्चन वो बनेगा जहां पर चेंज इन स्टॉक देगा, इसको क्या करेगा? नेट कर देगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेरा क्वेश्चन है सर, क्या मेरा जीडीपी आएगा? क्या आएगा? एनडीपी। ये ध्यान रखना सर, ये इस मेथड से टफेस्ट पार्ट होता है, ये इस मेथड का टफेस्ट पार्ट। अभी तो चलो ठीक है, सब चीज याद है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं हड़बड़ाहट में। क्लियर हुआ? क्या बोला? क्लियर है सबको ये क्या बोला मैं? इसका प्लीज ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आती है बात नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालेंगे? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सर नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, प्लस में दिया है तो प्लस, माइनस में दिया है तो माइनस। नेट इंपोर्ट दिया है तो सर माइनस, प्लस में दिया है तो माइनस, माइनस में दिया है तो प्लस, ध्यान रखना सर, ठीक है। उसके बाद तो वही कहानी है सर, जी से एन में आएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन में आएंगे तो प्लस एनएफआईए। सर फिर एमपी से एफसी आएंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है ना, ये नेट इंपैक्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद सर प्रिकॉशंस, 3 सेक्टर के प्रिकॉशंस सर, बस 3 सेक्टर के प्रिकॉशंस है, ये प्रिकॉशंस याद करना पड़ता है सर, इसका कोई इफ और बट है ही नहीं सर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, याद करना पड़ता है। और इसको छोड़ के मत जाना, प्रिकॉशन का एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही सर। पिछली बार यही चमत्कार करी थी सीबीएसई ने, क्या किया पता है? नेशनल इनकम का क्वेश्चन नहीं दिया, प्रिकॉशन के 2 क्वेश्चन दे दिए। नेशनल इनकम का क्वेश्चन ही नहीं दिया, सॉल्विंग का ही क्वेश्चन नहीं आया, आया ही नहीं। तैयार रहो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, इस बार नेशनल इनकम का सॉल्विंग का क्वेश्चन आएगा। पिछली बार नहीं आया, इस बार तो आएगा ही। प्रिकॉशन का हर बार आता है, हर बार आएगा। 3 मार्क्स का लिखने को आता है, कभी 6 मार्क्स का लिखने को, 6 मार्क्स का आजकल इग्नोर होता है, 3 मार्क्स का तो लिखने को आता ही है सर और में। तो इसके लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि प्रिकॉशंस हमको पढ़ना है सर, ठीक है सर। आराम से ध्यान दो। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? आप लोग बोलोगे पहला क्या है? वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड। वैल्यू एडेड मेथड में आएगा सर, इनकम मेथड में इग्नोर, ध्यान ही नहीं देना है, डैश दिया हुआ है मतलब ही नहीं है सर। एक्सपेंडिचर मेथड में नॉट इंक्लूडेड। दूसरा क्या है सर? वैल्यू एडेड मेथड में, इनकम मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में इग्नोर। सर ओन अकाउंट बोलो, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सपेंडिचर सेल्फ कंजम्पशन। वैल्यू एडेड मेथड में इनकम मेथड इग्नोर, एक्सपेंडिचर मेथड सर इम्प्यूटेड। अगला बोलो, वैल्यू एडेड मेथड, इंपोर्ट मेथड, इनकम मेथड सॉरी, और एक्सपेंडिचर मेथड इग्नोर। अगला वैल्यू एडेड मेथड नॉट इंक्लूडेड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड इग्नोर। अगला वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड इग्नोर। अगला ठीक, वैल्यू एडेड मेथड इग्नोर, इनकम मेथड आएगा नॉट इंक्लूडेड सर, एक्सपेंडिचर मेथड सर। अगला ट्रांसफर अर्निंग, सेल्फ पेमेंट, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अगला
सर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सर अगला ब्रोकरेज ऑन वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, सर एक्सपेंडिचर मेथड। अगला वैल्यू एडेड मेथड, सर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अगला सर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, सर एक्सपेंडिचर मेथड। सर अगला वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सर अगला सर वैल्यू एडेड मेथड, सर इनकम मेथड। नेक्स्ट, ठीक। अगला कौन है सर? एम्प्लॉयर। याद रखना सर, एम्प्लॉय मत ले लेना, एग्जाम में बवाल हो जाएगा। एम्प्लॉय नहीं आता मींस नहीं आता, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड इग्नोर, इनकम मेथड इंक्लूडेड, एक्सपेंडिचर मेथड। अगला वैल्यू एडेड मेथड, सर इनकम मेथड, सर एक्सपेंडिचर मेथड। अगला सर वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड इग्नोर। सर ये डू और डू नॉट जो होते हैं इनको आप रीड करना एग्जाम के लिए, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ एक बातें बताता हूँ इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। ये 3 मेथड की कुछ खास बातें हैं सर। देखो वैल्यू एडेड मेथड इज डैम इजी, इसमें कुछ अलग टाइप की चीजें नहीं दिखने वाली। आपको कुछ नए टाइप के ट्रांजेक्शन में जो घुमाने की कोशिश करेंगे वो इनकम और एक्सपेंडिचर में करेंगे। अब इनकी पहचान कैसे, ध्यान से सुनना। सर इनकम मेथड मतलब पैसा आना चाहिए, समझो मेरी बात। कोई अगर नया ट्रांजेक्शन दिया ना उसके लिए तैयार कर रहा हूं, जो दिया हुआ है वो तो रटा हुआ है सर, जो अलग टाइप का दे दिया उसके लिए तैयार रहो। इनकम मेथड मतलब पैसा आना चाहिए, अगर पैसा आने वाली कोई बात है तो इनकम मेथड में दिमाग लगाना, अदरवाइज नहीं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होना चाहिए, अगर खर्चा होने वाली बात है तो एक्सपेंडिचर में दिमाग लगाना, अदरवाइज नहीं। किसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि सर आप खुद से पहचानिए इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तो आप ये देखना सर किसके कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इनकम मेथड के दिख रहे हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड के दिख रहे हैं। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए जिसमें इनकम भी बोले एक्सपेंडिचर भी बोले या वैल्यू एडेड बोल दे और 2 या 3 मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालने बोले, तो इस चीज का ध्यान रखना। आप क्या करना, क्वेश्चन पेपर में ही लिख लेना कौन से मेथड में कौन सी चीज जाती है, बहुत बुरा फंसोगे सर। कई सारी चीजें जिसका इंपैक्ट दोनों जगह आ सकता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड करा दिया तो सर डेप्रिसिएशन तो दोनों जगह जाएगा सर, चेंज इन स्टॉक दोनों जगह जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज की प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसलिए जब मैं रेगुलर क्लासेस में कंबाइंड वाले क्वेश्चंस करा रहा था तो दैट इज रिलेवेंस, मैंने ग्रुप में पहले ही पीडीएफ वगैरह सब शेयर कर दिए सर, आप उनको देख सकते हो। कंबाइंड क्वेश्चन 2 या 3 बना के ही जाना, नहीं तो वहां जाके कंबाइंड वाले नहीं बनेंगे। और आजकल सर क्या करते हैं, एक दो चीजें आजकल ऐसे होने लग गए। क्या हुआ है, इन्होंने पहले क्या किया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया एक एक मेथड से, लोग उसके लिए तैयार हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, कंबाइंड 2 मेथड पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, लोग उसके लिए तैयार हो गए। अब इन्होंने देखा सर ये 2 चीजों से तो बच्चे तैयार है, तो इन लोग क्या करने लगे सर, आपको इनकम मेथड पूरा दे देंगे, उसमें 2-4 एक्सपेंडिचर वाली चीज डाल देंगे और आपको उसमें बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। अब क्या करने लगे, एक एक अंदर के कंपोनेंट पूछने लग गए सर। लास्ट टू लास्ट ईयर देख लेना, उसका जो सैंपल पेपर है उसमें उन्होंने एक कंपोनेंट पूछा, पूरा नेशनल इनकम नहीं पूछते, खुद दे देंगे नेशनल इनकम ये है, बीच का एक कंपोनेंट निकालना होता है। कभी भी नेशनल इनकम को सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है, आप क्या करो, चुपचाप मेथड में जो चीजें आ रही है वो एक साइड लिखो और एंड में जहां पहुंचोगे वो एक साइड लिखो। एलएचएस आरएचएस समझते हो सर, एलएचएस में आप क्या करो, वो चीजें लिखो जो पूरे मेथड में, आरएचएस में फाइनली कहां पहुंचने वाले वो लिखो। सर उसके बाद क्या करो, प्लस माइनस करना चालू करो, इसका 1 या 2 क्वेश्चन बना के जाना। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं नेशनल इनकम में पूरे 100-150 बनाओ, ये तो ठीक है, क्लासेस में था तो मैंने 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, बट सर जब बात आ रही है आपकी खुद प्रैक्टिस करने की है एग्जाम से एक दिन पहले की, तो हर मेथड का 2 क्वेश्चन, बाकी को आप ऊपर से ऐसे देख के चले जाओ। और सर
आप एक दो क्वेश्चन जो है ना कंबाइंड वाले बनाना और एक दो मिसिंग वाले बना के जाओगे ना तो आपका माइंडसेट रहेगा कि किस तरीके से चलना है, अदरवाइज फंस जाओगे क्योंकि रिवर्स हमको ना ये जो बीच से कुछ निकालना पड़ता है उसमें रिवर्स जाना पड़ता है और रिवर्स की हमें इसकी आदत नहीं होती है। आई मेरी बात समझ? बैठा है ये सबको दिमाग में? क्लियर हुआ सबको? पक्का? ठीक, चलो बाय बाय।